हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके रेलवे NTPC CBT 2 2022 एग्जाम के लिए। तो आप सबको पता ही है 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 के बीच में आपका एग्जाम होगा रेलवे का CBT 2 का। तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमारी रिसर्च के बाद हमने इस वीडियो में क्वेश्चन डाले हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और 100% आपको इस टॉपिक से इसी तरीके के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका पेपर है CBT 2 का या फिर आपका ग्रुप डी का पेपर है तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, स्टार्टिंग से एंड तक देखें। काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल फेडरेशन इज सस्पेंडेड बाय फीफा विद इमीडिएट इफेक्ट इन अप्रैल 2021। तो फीफा जो एक फुटबॉल से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करती है पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल के टूर्नामेंट्स को, तो उनके द्वारा कौन सी फुटबॉल फेडरेशन रहेगी जिसको सस्पेंड कर दिया गया था अप्रैल 2021 में। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चाड फुटबॉल फेडरेशन, ये दो फुटबॉल फेडरेशंस हैं जिनको सस्पेंड किया गया था फीफा के द्वारा अप्रैल 2021 में। आपका जो एग्जाम है वो फरवरी 2022 में होगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पिछले पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पहले कहाँ पे लोकेटेड है? तो माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है नेपाल में। अब माउंट एवरेस्ट पहली बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो ये आपको पता होगा, जुंको तबई जो थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट पे। अब माउंट एवरेस्ट पे पहली इंडियन महिला कौन थी, या फिर जुंको तबई जो थी ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी, इन्होंने कौन से साल में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। तो ये सब क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जुंको तबई जो है, अगर इनकी बात करी जाए तो ये जापान कंट्री से रिलेटेड रहेंगी। इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, चढ़ाई की थी। अगर आपसे पहली इंडियन वुमेन पूछ ली जाए तो आपको पता होगा बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल एक पहली भारतीय महिला थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी गई थी 1984 में। अगर आपसे पहली महिला पूछा जाए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी थी तो वो है संतोष यादव। कौन कौन से साल में? 1992 में और 1993 में। 2 साल में लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 साल में 92 में और 93 में इनके द्वारा 2 बार चढ़ाई करी गई थी। अगर आपसे मेल पूछ लिया जाए कि दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा एडमुंड हिलेरी। कौन सी कंट्री से रहेंगे? न्यूजीलैंड से 1953 में। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी? तो वो हो जाएंगे अवतार सिंह चीमा। चीमा के नाम से काफी फेमस है, आपको पता होगा। चीमा के नाम से आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलता है और वही आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। 1965 में इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी गई थी। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल जो होता है उसमें कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी की अगर आपसे पूछी जाएगी तो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं 260 बोन्स। अगर आपसे ईयर की पूछी जाए तो हमारे एक कान में 3 बोन होती हैं। अगर दोनों कान के मिला के पूछी जाए तो 6 बोन्स होती हैं। अगर आपसे सबसे लॉन्गेस्ट बोन पूछी जाए तो फेमर हो जाएगी। शॉर्टेस्ट पूछी जाए तो स्टेप्स हो जाएगी, जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। और फेमर जो होती है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन होती है, वो हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ह्यूमन स्कल जो होती है, जो हमारी खोपड़ी होती है, उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29। 29 हड्डी होती है हमारी खोपड़ी में। हमारा जो स्कल होता है उसमें 29 बोन्स होती हैं। अब ये बोन्स डिवाइड होती हैं 4 पार्ट में। कौन कौन सी बोन्स होंगी? तो इसमें 8 जो बोन्स होती हैं वो क्रैनियल बोन्स होती हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं, 1 हाइड बोन होती है और 6 ऑडिटरी बोन्स होती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, आपको पूछ लिया जाता है कि क्रैनियल बोन्स कितनी होती है हमारे स्कल में। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन कवर हो गए। आपको इनकी नंबरिंग जो है वो याद रखनी है, आप इसको कहीं पे नोट कर सकते हैं। दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट। तो यूनेस्को एक काफी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की, वहां पे लोकेटेड है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। अब अगर यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो पहले एक बार यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं।
तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म रहेगी यूनेस्को की। इसके करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑड्रे अजोले करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल रहेंगे यूनेस्को के। ये फाउंड कब किया गया था? तो 16 नवंबर 1945 को फाउंड किया गया था यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन को। जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड पूरी डिटेल इसमें वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। अब जो इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन, जिसको कि यूएनओ या फिर यूएन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि आईएमएफ के नाम से जाना जाता है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जिसको डब्ल्यूटीओ भी बोला जाता है। अब यहाँ पे दो डब्ल्यूटीओ होती हैं, एक होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है यूएनडब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दोनों अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी फेमस रहती है, चर्चित रहती है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर रहेगा। यूनिसेफ आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फंड, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रहेगी, जिसको IAEA भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करी जाए तो इसका दी हॉग, नीदरलैंड में हेडक्वार्टर रहेगा। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पे पूछा गया है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, ये हम काफी बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कितने साल के लिए जज जो होते हैं वो चुने जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच वीक एज संस्कृत वीक। तो कौन सा हफ्ता रहेगा, कौन सा वीक रहेगा जिसको कि संस्कृत वीक के रूप में अनाउंस किया गया है मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा 19 to 25 अगस्त। तो 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक की जो ये वीक रहेगा, ये जो सप्ताह रहेगा, हफ्ता रहेगा, इसको संस्कृत वीक के रूप में मनाया जाएगा हर साल। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हमारे द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक डिक्लेरेशन की है कि कौन से दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। करंट अफेयर की वीडियो में हमने काफी चर्चा करी है, डेली आपको रिवीजन कराया है इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर मुझे लगता है हर किसी को पता होगा। वीर बाल दिवस जो होता है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। When was the United Nations हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, जिसको कि UNHCR भी बोला जाता है, इस्टेब्लिश्ड? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो है ये कब इस्टेब्लिश किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर 1950। तो 14 दिसंबर 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था UNHCR को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक रहेगी, हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी आपके एग्जाम के लिए? तो जो आपका एग्जाम है, जैसे आपका ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर आपका CBT 2 का एग्जाम है, तो उसके जो टॉपिक्स होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, उसी तरीके के 14 से 15 टॉपिक्स हमने इस ई बुक में लिए हैं। ये आप टॉपिक्स देख सकते हैं। आप टॉपिक्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट ये ई बुक है। तो ये सब टॉपिक्स इसमें कवर कराए गए हैं जिनसे आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको इस ई बुक से 100% मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए, 69 रुपीज़ में मिल रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी मेल ID आपको नीचे प्रोवाइड कराई गई है, इस पर डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी, सैन्य अभ्यास रहेगा। ये कौन सी 2 कंट्री हैं जिनके बीच में करा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री ड्रिल होती है, जिसका नाम रहेगा युद्ध अभ्यास। अब इसके अलावा अगर हम और मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की एक सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें 40 से 50 मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं इंडिया की। इंडिया जिन भी कंट्रीज के साथ जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है वो उसमें आपकी कवर कराई गई हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका उस वीडियो से कवर हो जाएगा।
What was the ancient name of the river झेलम? तो झेलम जो रिवर है उसका पुराना नाम, एंशियंट नेम क्या है? जो वैदिक टाइम की बात है, जब की बात हो रही है कि वैदिक टाइम में झेलम रिवर को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा वितास्ता। वितास्ता के नाम से झेलम रिवर को जाना जाता था एंशियंट टाइम में, वैदिक पीरियड के टाइम में। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ हैव? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट टाइम में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं करंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता होगा अगर आपसे 6 लैंग्वेजेस का नाम पूछ लिया जाए तो आपको क्या क्या बताना है? तो आपको बताना है, एक तो हो जाएगी अरेबिक, एक चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस हैं, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन में, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी इनमें से रिवर है जो कि फ्लो करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी रिवर है, तो घाघरा रिवर जो है ये फ्लो करती है उत्तर प्रदेश स्टेट में। अब अगर ट्रिब्यूटरी की बात हो गई यहाँ पे कि घाघरा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है, तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गोमती। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये चारों जो है ये ट्रिब्यूटरी हैं गंगा रिवर की, और ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। यहाँ पे कोयना रिवर की बात हुई है, तो कोयना जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर आपको पता होगा, कृष्णा रिवर जो है ये साउथ में फ्लो करती है। अब मेनली कहाँ पे करती है? तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट में फ्लो करती है। तो कोयना रिवर जो है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, ये फ्लो करती है आंध्र प्रदेश स्टेट में। हुगली रिवर आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। हमने पीछे भी अपनी जो वीडियोस थी रिवर वाली उसमें डिस्कस करा था, पूरी रिवर्स का चार्ट उसमें आपको मिल जाएगा। When was the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB established? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। आपको ईयर तो पता होगा 2015, लेकिन आपको डेट भी याद रखनी है कि 25 दिसंबर रहेगा। 25 दिसंबर 2015 में AIIB को इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को हर साल होता है नेशनल टूरिज्म डे। अभी 1 से 2 दिन पहले ही हमने पूरी एक डेज और डेट्स की एक वीडियो, सेपरेट वीडियो अपलोड करी है, जिसमें 136 डेज हमने डिस्कस करे हैं। आप उसको देख सकते हैं, आपके डेज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हु वॉज द लास्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के आखिरी चेयरमैन कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो थे ये आखिरी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। आखिरी चेयरमैन कैसे थे? तो प्लानिंग कमीशन जो है ये सेटअप किया गया था 1950 में। 1950 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके पहले चेयरमैन भी कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही पहले चेयरमैन थे, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। प्लानिंग कमीशन जो होता है, जो भी करंट टाइम में प्रधानमंत्री होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुन के आए थे। उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरमैन बन गए थे, और 2014 में ही प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसको बदल दिया गया था नीति आयोग के नाम से। तो नीति आयोग को इस्टेब्लिश कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। अब ये 1 जनवरी 2015 को सेटअप कर दिया गया नीति आयोग को। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये फुल फॉर्म रहेगी नीति आयोग की, जिसको सेटअप किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग के करंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो मोदी जो है वो करंट टाइम में चेयरमैन है नीति आयोग के। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स हैदर अली डाइड? हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो कौन से वॉर के, कौन सा इनमें से युद्ध रहेगा जिसमें उनकी मौत हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। आपसे ये पूछा जाता है कि इन जो ये वॉर हुए हैं, चारों एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, इनके रिजल्ट्स क्या रहे थे? तो इनकी अगर बात करी जाए तो पहले डेट देख लेते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में। इसका रिजल्ट क्या निकला था? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास इसका रिजल्ट निकला था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से लेके 1784 के बीच में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे साइन किया गया था।
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था ये हुआ था 1790 से लेकर 1792 के बीच में, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम पे साइन किया गया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1798 से 1799 में। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें टीपू सुल्तान जो थे उनकी डेथ हो गई थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की जो डेथ हुई थी वो कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी, तो वहां पे आपको फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चुन के आना है। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान जो थे वो डिफीट हुए थे, उनकी हार हो गई थी टीपू सुल्तान की थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। लेकिन अगर आपसे डेथ पूछी जा रही है तो डेथ हुई थी उनकी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। तो ये एक डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्मिकोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ, तो मिर्मिकोलॉजी किस चीज की स्टडी को कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंट्स। आंट्स जो होते हैं, चींटियां जो होती हैं, उनकी स्टडी को बोला जाता है मिर्मिकोलॉजी। Who among the following is responsible to enforce the fundamental rights, तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कौन लागू करता है, कौन उनकी किसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्लीच किया जा रहा है या फिर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कुछ हो रहा है और आप शिकायत करना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे जाएंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स की सुनवाई कहाँ पे होगी, तो आपका किसके पास पावर होती है, तो हो जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास भी और सुप्रीम कोर्ट भी, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई, एमआरआई आपने सुना होगा, एमआरआई किया जाता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है ये फुल फॉर्म होती है एमआरआई की। काली रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो काली रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की, तो ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो आपको जरूर पढ़ के जानी है। ट्रिब्यूटरीज से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है CBT 2 और ग्रुप डी के एग्जाम में। तो गंगा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी काली रिवर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी। हेनरी जो होती है ये SI यूनिट होती है इंडक्टेंस की, और जो SI यूनिट्स होती हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो रहेगी, आपको चैनल पे मिल जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी ऑल इंडिया हरिजन संघ, ऑल इंडिया हरिजन संघ किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो आपका आंसर रहेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फाउंड किया था ऑल इंडिया हरिजन संघ को। अगर ऑल इंडिया हरिजन संघ की बात करी जाए तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑल इंडिया हरिजन संघ को हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। ये फाउंड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। महात्मा गांधी ने पब्लिश करा था एक वीकली न्यूज़पेपर को, मैगजीन को, जिसका नाम रहेगा हरिजन 1933 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हरिजन संघ के, तो वो रहेंगे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे ऑल इंडिया हरिजन संघ के। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है आप उनको सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको एग्ज़ाम्स के लिए मदद हो सके। इसके अलावा हमारी 4 ई बुक्स हैं। एक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी 69 रुपीज़ की स्टैटिक जीके की ई बुक, एक हमारी ई बुक है 2000 क्वेश्चंस की 99 रुपीज़ की, एक हमारी जनवरी से जून तक की ई बुक है 29 रुपीज़ की करंट अफेयर की, जुलाई से दिसंबर करंट अफेयर मिलेगा आपको 59 रुपीज़ में। चारों ई बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चारों ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।